बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स। और इसका आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स टाइप्स, यानी हाइड्रोकार्बन और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। बेटा थोड़ा सा हम पहले तो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। बेटा हम कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बुनियादी तौर पर डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को, और इसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं यानी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। बेटा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी कैटेगरीज हैं। बेटा वो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, और बाकी जो कंपाउंड्स हैं वो इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होंगे। तो यहाँ तक तो था बेटा हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन। अब हम पहले तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन द हाइड्रोकार्बन्स। बेटा जैसे कि नाम से जाहिर है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो फॉर द हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, which are made up of only the carbon and hydrogen atoms. These type of compounds are called hydrocarbons. The compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements are called hydrocarbons. अब बेटा अब इसके बाद हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में आ जाए तो हम हाइड्रोकार्बन को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन एंड क्लोज चेन। बेटा पहले हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स इन दीज कंपाउंड्स फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंड विद ईच अदर, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो है वो आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते, आपस में कंबाइंड नहीं होते, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें CH3, CH2, CH2, CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर पहली और आखिरी कार्बन को देखें इस चेन के अंदर, इस चेन में पहली और आखिरी कार्बन डायरेक्टली ज्वाइंड नहीं है विद ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज अ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन होगी या ये ब्रांच होगी। यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है ये चेन बनाते हैं, और या तो चेन स्ट्रेट चेन होती है या ब्रांच चेन होती है। बेटा स्ट्रेट चेन में द कार्बन एटम्स ज्वाइंड विद वन अनदर टू फॉर्म द स्ट्रेट चेन, एंड इन दिस चेन द वन कार्बन एटम इज नॉट अटैच मोर देन टू कार्बन एटम्स, यानी एक कार्बन एटम दो से ज्यादा कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, यानी ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन इस चेन के अंदर दो कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, दो कार्बन से ज्यादा के साथ अटैच नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर नॉर्मल ब्यूटेन में देखें तो पहली कार्बन जो है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी और तीसरी कार्बन को देखें तो ये दो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, और लास्ट कार्बन फिर सिर्फ एक कार्बन के साथ ही जुड़ी हुई है। इसके बाद मेरा जो दूसरी टाइप है तो ओपन चेन की वो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन जो होते हैं इनमें एटलीस्ट चेन के अंदर एटलीस्ट वन कार्बन एटम ऐसा जरूर होगा
इट विल बी अटैच मोर देन 2 कार्बन, 3 कार्बन के साथ या 4 कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आइसोब्यूटेन में अगर हम देखें, आइसोब्यूटेन यानी ब्यूटेन, ब्यूटा से निकला 4 कार्बन हो गए इसमें, और इसमें मिडल कार्बन को अगर हम देखें तो ये जो मिडल कार्बन है ये 1 2 3 यानी 3 कार्बन के साथ ये अटैच है, यानी 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच है। तो इसमें अगर हम देखें 1 2 और 3 और जो मिडल कार्बन है, मिडल कार्बन के साथ ये ब्रांच आ रही है, इसीलिए इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। तो ये ब्रांच आइसोब्यूटेन जो है ये ब्रांच चेन की एग्जांपल है, और अमूमी तौर पर इनके शुरू में आइसो लिखा जाता है। आइसो से मुराद ये आइसोमर है ब्यूटेन का, और ये इस कंपाउंड का नाम आइसोब्यूटेन है। अब बेटा फिर अगर हम ओपन चेन को अगर की बात करें तो ओपन चेन को एक तरह से और एक और तरह से भी क्लासीफाई किया जा सकता है, और वो जो बुनियाद है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ओपन चेन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर ओनली ज्वाइंड विद वन अनदर बाय द सिंगल बॉन्ड। यानी ये वो हाइड्रोकार्बन की किस्म होगी जिसमें कार्बन एटम जो होंगे वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, इनमें डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता। इसलिए जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि दीज आर द हाइड्रोकार्बन इन व्हिच आर द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर satisfied by a single covalent bond with the other carbon and hydrogen atom। यानी जो कार्बन एटम होंगे वो दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन एटम के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड इनमें नहीं पाया जाता। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे बेटा जो N है ये कार्बन के एटम्स की तादाद है, कार्बन के एटम्स की तादाद। मिसाल के तौर पर अगर हम मीथेन को देखें तो मीथेन में सिर्फ एक कार्बन होता है, तो यहाँ पे CN की जगह पे 1 आ गया, C1H2n, 2n की जगह पे 1 पुट करें तो 2 1 2 + 2 4, यानी मीथेन का फार्मूला होगा विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो होगा CH4। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास कार्बन एटम्स की तादाद हमें पता हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो हम उस अल्केन फैमिली का, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं इस जनरल फॉर्मूला की मदद से। एक और बात बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो हम अल्केन्स का नाम देते हैं, अल्केन्स ALKANES, अल्केन्स। और बेटा इन कंपाउंड्स को पैराफिन भी कहा जाता है, क्योंकि अमूमी तौर पर ये जो कंपाउंड्स हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। पैरा मीन लेस एंड एफिन्स मीन एफिनिटी टू रिएक्ट, दे हैव द लेस affinity to react with the other element or compounds, that's why these compounds are called paraffins। यानी alkanes जो है, जो कि saturated हाइड्रोकार्बन है अल्केन, इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। यहाँ पे इनकी 2 एग्जाम्पल जो दी हुई है, मीथेन एंड ईथेन। मीथेन में अगर हम देखें सेंट्रल एटम कार्बन, और कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है बाय मेकिंग द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरीके से अगर हम ईथेन को देखें तो ईथेन हैव द 2 कार्बन एंड इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द 3 हाइड्रोजन एटम बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द 2 कार्बन एटम आल्सो आर लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड। यानी ये कार्बन है, कार्बन कार्बन है, उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन जो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े हुए हैं वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स हैं, पैराफिन्स हैं, इनमें हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही पाया जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान। अब बेटा दूसरी जो इनकी टाइप है वो है
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ओपन चेन की जो दूसरी किस्म है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की दूसरी किस्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी जैसे सैचुरेटेड में पढ़ा हमने कि उनमें हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे इनमें या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, या दोनों ही एक कंपाउंड में दोनों बॉन्ड भी मौजूद हो सकते हैं। बेटा जिन कंपाउंड्स में सिंगल डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको हम अल्कीन्स का नाम देते हैं, अल्कीन्स, ALKENES, अल्कीन्स। बेटा अल्कीन्स को अगर हम डिफाइन करें, द कंपाउंड्स, द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच द टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। यानी वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स लिंक हो बाय द डबल कोवलेंट बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्कीन्स। और इनकी एग्जांपल है इथीन एंड प्रोपीन। इथीन में देखें तो एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और इसी तरीके से प्रोटीन में देखें तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड मौजूद है। जी बेटा अब जो दूसरी टाइप्स है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की वो है अल्केन्स। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। यानी इन कंपाउंड्स के अंदर, इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। बेटा अगर इनकी एग्जांपल में आ जाए तो इसकी एग्जांपल है इथाइन। इथाइन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे दो कार्बन एटम आर लिंक्ड, टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय द ट्रिपल बॉन्ड, यानी एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इन कंपाउंड्स में मौजूद है। इसी तरीके से प्रोपाइन इसकी दूसरी एग्जांपल है। प्रोपाइन में भी अगर हम देखें तो ये दो कार्बन एटम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच हैं, यानी एटलीस्ट इन कंपाउंड में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा। इसके बाद बेटा जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की जो दूसरी किस्म है वो है क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बेटा जैसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसी तरीके से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इन हाइड्रोकार्बन की निशानी ये होती है कि इनमें कार्बन के एटम्स का रिंग मौजूद होता है, और इसकी निशानी ये भी है कि इनमें जो लास्ट कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल आप इसी तरीके से ले सकते हैं बेटा ओपन चेन और क्लोज चेन की, कि जो गले में चेन पहनते हैं, अगर उनको अगर एंड उसके आपस में जोड़ दिए जाए तो वो क्लोज हो जाएगी। अगर एंड को ज्वाइन ना किया जाए, खुली हुई हो चेन, तो उसको ओपन चेन कहेंगे। और उसमें जो कड़ियाँ होंगी वो कार्बन एटम होंगे, वो आपस में लिंक होंगे। तो ये एग्जांपल थी, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। और क्लोज चेन की निशानी ये जैसे मैंने बताई कि इनमें आखिरी कार्बन एटम जो होंगे वो आपस में लिंक होंगे, यानी वो बॉन्ड बना के आपस में जुड़े हुए होंगे। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैविंग द रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी जो मशहूर एग्जांपल है वो बेंजीन और साइक्लोब्यूटेन है। बेंजीन ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और दीज कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय द अल्टरनेट डबल बॉन्ड विद ईच अदर। यानी और ये सिंबल है बेंजीन की, सिंबल के जरिए बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद बेटा आगे तो बेटा साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल है। साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन ब्यूटा से निकला, ब्यूटा का मतलब 4, तो इसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, और ये जो कार्बन एटम्स हैं ये सारे कार्बन एटम्स आपस में लिंक हैं, और लिंक होके ये क्या बना देते हैं, ये चेन को क्लोज कर देते हैं, और ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इसीलिए इन कंपाउंड के साथ शुरू में
साइक्लो लिखा जाता है, यानी ये एक रिंग बना रहे हैं, इसी वजह से इनके नाम के साथ साइक्लो आ रहा है। साइक्लोब्यूटेन इज एन एग्जांपल ऑफ द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन की हमने टाइप पढ़ी, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनको बारी बारी हम स्टडी करेंगे। जी बेटा लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन पढ़ी और इसके अलावा हमने हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। दीज आर द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हाइड्रोकार्बन्स की जो टाइप्स हैं, अब हमने इन हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स के सोर्सेज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस के बारे में पढ़ना है। बेटा सबसे पहले हम अल्केन्स की बात करेंगे और अल्केन्स की के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हम अल्केन्स की बात करते हैं कि अल्केन्स होते क्या हैं। बेटा अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और ऑल द कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड ऑफ द अल्केन फैमिलीज हैव द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। यानी जो अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते होंगे वो कंपाउंड जो अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते होंगे उनके अंदर हमेशा कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। इसलिए जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो अल्केन्स आर दोज कंपाउंड के इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल और सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। इसीलिए यही वजह है कि दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा मीन लेस एंड एफिन मीन रिएक्टिविटी और एफिनिटी टू रिएक्ट, यानी दे हैव द लेस एफिनिटी टू रिएक्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इनका जनरल फार्मूला भी, लास्ट टॉपिक जो था उसमें हमने इनका जनरल फार्मूला भी स्टडी किया था कि इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 इनका जनरल फार्मूला है। यहाँ पे जो n है वो कार्बन के एटम्स की तादाद होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह इनकी एग्जांपल्स हैं। बेटा अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स के बारे में। तो अल्केन के डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो सबसे पहला जो मेन सोर्स है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इज द मेन सोर्स ऑफ द अल्केन। खास तौर पे पेट्रोलियम जो ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें बहुत सारे अल्केन फैमिली के मेंबर मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 85% ऑफ द नेचुरल गैस जो है वो मीथेन होता है। बाकी जो 15% है वो अदर गैसेज हैं जैसे इथीन, प्रोपीन और प्रोपेन वगैरह, ये पाई जाती है नेचुरल गैस के अंदर 15% तक। और बाकी जो 85% है नेचुरल गैस का वो मीथेन गैस है। मीथेन गैस बिलोंग्स टू द अल्केन फैमिली। इसके बाद बेटा इसको हम जैसे ऊपर मैं जिक्र कर चुका हूँ, we obtain the different types of the alkanes by the fractional distillation of the crude oil. Crude oil is that oil which we extract from the earth, यानी अर्थ में से, ज़मीन में से निकाला जाता है क्रूड ऑयल को। फिर क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन हासिल करते हैं। उन फ्रैक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल आर अल्केन्स, यानी वो बिलोंग करते हैं अल्केन फैमिली से। इसके अलावा बेटा नंबर 4 मार्श गैस कंटेन मीथेन। बेटा मार्श गैस में होती है, मार्श गैस इज दैट गैस विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर जैसे दरख्तों के पत्ते हैं या फ्रूट्स हैं, उनकी डिकम्पोजिशन जब होती है मार्शेस के अंदर, मार्श कहते हैं दलदली इलाके को,
यानी दलदली इलाके में जो दरख्त लगे होते हैं, उन दरख्तों के जब फल और पत्ते उस मार्श में यानी दलदल में गिरते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन होती है और डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसलिए इस गैस को जो कि मार्शिस से निकलती है उसको हम मार्शी एरिया से निकलती है उसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। बेटा इसके अलावा ये फ्यूल गैस से हासिल होती है। फ्यूल गैस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मीथेन पाई जाती है। बेटा फ्यूल गैस विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द कोल गैस, यानी कोयले की कानों से जो गैस निकलती है उसको कोल गैस कहते हैं। और कोल गैस का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो फ्यूल गैस है और फ्यूल गैस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मीथेन पाई जाती है। इसके अलावा ये बनती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल डंग, जिसको गोबर कहते हैं, जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा मीथेन गैस और अल्केन फैमिली के दूसरे मेंबर्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ये सीवेज गैस जो सीवरेज के पानी में डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल शामिल हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन वेस्ट जिसको एक्सक्रीटा कहते हैं वो भी सीवेज में शामिल है। और इसके अलावा जो दरख्तों के पत्ते या सब्जियां हैं वो भी सब्जियों के टुकड़े हैं, जब उनको काट के सीवेज में बहा दिए जाते हैं तो वहाँ पे वो जाके सीवेज के पानी के अंदर डिकम्पोज होते हैं और उनकी डिकम्पोजिशन से जो गैस बनती है उसको सीवेज गैस कहा जाता है। और इसके अलावा बेटा बायोगैस के प्लांट्स लगे होते हैं अक्सर गाँव के अंदर और उसमें भी गोबर, जानवरों का गोबर यानी एनिमल डंग को शामिल किया जाता है। और इसके अलावा दरख्तों के पत्ते उसमें डाल दिए जाते हैं। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन से जो गैस बनती है उस गैस को हम बायोगैस कहते हैं। बायोगैस का भी बहुत बड़ा जो पार्ट है वो मीथेन गैस पर ही मुश्तमिल है। बेटा ये थे सोर्सेज ऑफ द अल्केन्स। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स की। तो आपकी बुक में अल्केन की प्रिपरेशन के दो मेथड दिए हुए हैं। बहुत ईजी मेथड है बेटा, इनकी बहुत आसानी से इनको तैयार किया जा सकता है, लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार किया जा सकता है इनको। तो जो दो मेथड दिए हुए हैं, जो पहला मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। यू नो दैट अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है और अल्काइन्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो बेटा जब हम इनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं यानी इनके अंदर ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। अगर हम यहाँ पर दो किस्म की कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें पीडी या प्लाटिनियम पीटी तो बेटा इस सूरत हाल में हमें इस जो मिक्सचर होगा जब हाइड्रोजन गैस पास की जाएगी मीथेन गैस में से इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी एंड पीटी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ईथेन गैस, यानी ये ईथीन थी PHENE और ये इथेन है EHAN ईथेन। और ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड है बाय द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएगी, ये CH2CH3 में और इसी तरीके से ये CH2CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे पीडी या पीटी तो इस सूरत हाल में हमें इस मिक्सचर को हीट करने की जरूरत नहीं है और कोई और कंडीशन रिक्वायर नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीडी या पीटी के अलावा कोई और सस्ती मेटल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो मेटल्स हैं ये काफ़ी कॉस्टली हैं, तो अगर हम कोई सस्ती मेटल इस्तेमाल करेंगे जैसे निकल है, तो अगर निकल इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें इस मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा। और जब हीट करेंगे इसको 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी इथाइन के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू द फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ईथीन। ये पहले ईथीन में कन्वर्ट होगी, फिर ईथीन की फर्दर हाइड्रोजनेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ईथेन। और देखिए पहले ट्रिपल बॉन्ड by the addition of hydrogen it is converted into the ethene, यानी डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया ट्रिपल बॉन्ड डबल में, ईथीन बन गई, इथाइन से ईथीन और फिर ईथीन की फर्दर हाइड्रोजनेशन की
चीज हाइड्रोजन ऐड की तो ये इथेन में कन्वर्ट हो गया इनटू द सिंगल बॉन्ड। बेटा ये थी प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन। ये वही रिएक्शन है जो घी इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में, वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो उसमें प्रोसेस में भी यही रिएक्शन इस्तेमाल होता है कि वेजिटेबल ऑयल विच आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम दीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट लाइक द निकल। अगर निकल इस्तेमाल करेंगे तो फिर रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा, और अगर पीटी या पीडी मेटल इस्तेमाल करेंगे एज ए कैटलिस्ट के तौर पर तो फिर रिएक्शन मिक्सचर को हीट करने की जरूरत हमें नहीं होगी। तो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम दूसरा मेथड की बात करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स। तो बेटा ये दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा अल्काइल हैलाइड अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच हो, फ्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन वगैरह, तो उसको हम अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 ग्रुप है या C2H5 ग्रुप है, इनको हम अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। अल्काइल ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द अल्केन फैमिली। यानी अल्केन फैमिली के जो मेंबर है अगर उनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो उससे अल्काइल ग्रुप बनते हैं। और अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो तो इनको अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से जो है वो अल्केन्स बनती है। रिडक्शन आप लोगों को डेफिनेशन याद हो रिडक्शन की, तो रिडक्शन है द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, और इस मकसद के लिए हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिंक मेटल और डिल्यूट HCl यानी डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। Zn will react with the dilute HCl to form the nascent hydrogen. Nascent hydrogen react with the alkyl halides to form the members of the alkane family. मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल के तौर पर दो रिएक्शन लिए गए हैं। तो in the presence of the Zn, zinc metal and dilute HCl, the nascent hydrogen are produced। यहाँ पे दो nascent hydrogen यहाँ पे शो की है। एक इसमें से हाइड्रोजन CH3 ग्रुप में ऐड होगी और CH3 will be converted into the CH4, यानी ये जो मिथाइल ग्रुप था ये मीथेन में कन्वर्ट हो गया, and Br will combine with H to form the HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और सेकंड रिएक्शन में हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में रिएक्शन करवाया गया है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, और उसी तरीके से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट करेगी और ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोब्रोमिक एसिड बना देगी, और दूसरी हाइड्रोजन जो है ये CH2 ग्रुप के साथ अटैच होगी और यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, और ये जो है जो इथाइल था ये इथाइल कन्वर्ट हो गया इथेन। तो ये बड़ा प्रिपरेशन के इसके मेथड थे। अब इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जी बेटा अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स स्टडी करेंगे। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो बेटा फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ अल्केन यानी जो होमोलोगस सीरीज है अल्केन की, उसके जो पहले 4 मेंबर हैं दे आर फाउंड इन द गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। यानी जो पहले 4 मेंबर हैं अल्केन फैमिली के वो रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट जो 5 to 10 है यानी C5 to C10 दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, एंड द हायर मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ द अल्केन्स यानी होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्केन के जो हायर मेंबर होंगे मोर देन 10 द कंपाउंड्स ऑफ द अल्केन फैमिली which contain the more than 10 carbons, they are present in the solid form at room temperature। ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम सेकंड बात करें तो दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर मोस्टली जो होते हैं अल्केन फैमिली के जो मेंबर हैं वो
किसी वेजिटेबल ऑयल को या किसी अल्केन फैमिली के मेंबर को, जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोल है, अगर हम इसको पानी में डालें तो पेट्रोल पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो दे आर नॉन पोलर इन नेचर, दे डू नॉट डिजॉल्व इनटू द वाटर, पोलर वाटर, बट इट डिजॉल्व इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक द बेंजीन etc. इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, देयर डेंसिटी इंक्रीज एज द मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज, यानी जैसे जैसे अल्केन फैमिली के मेंबर्स का मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाता है तो मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने के साथ साथ इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है, वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज़्यादा मैस ज़्यादा डेंसिटी, लेस मैस लेस डेंसिटी। इसके बाद इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो द मेंबर्स ऑफ द अल्केन फैमिली व्हिच हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे कंटेन द हाई मॉलिक्यूलर साइज, यानी एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, यानी मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो भी इंक्रीज होती जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्रीज होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। इसके अलावा दे बिकम मोर विस्कस, विस्कस मीन गाढ़ी होती जाती हैं, दे बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो इनमें गाढ़ा आता जाएगा। गाढ़ा आने की भी रीज़न यही है कि मॉलिक्यूलर साइज जैसे इंक्रीज होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से इनकी जो स्टेट है वो चेंज होती जाती है, लिक्विड से ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। इसके बाद नंबर 6, दे बिकम डिफिकल्ट टू बर्न, इनको जलाना मुश्किल हो जाता है एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इनको जलाना ज़रूर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है तो एनर्जी ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ साथ ये डिफ़िकल्ट टू बर्न हो जाते हैं, ये लेस फ्लेमेबल हो जाते हैं, इनको जलाना मुश्किल ज़रूर हो जाता है, लेकिन जलाने पर एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा ये प्रोवाइड करते हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट हमने अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ध्यान में रखिएगा जो अल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं दे शो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। तो जो हैलोजिनेशन है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अल्केन फैमिली में मौजूद हाइड्रोजन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर अल्केन फैमिली के किसी मेंबर में मौजूद हाइड्रोजन एटम को अगर हम किसी हैलोजन, मिसाल के तौर पर फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन या आयोडीन से रिप्लेस करेंगे तो ये रिएक्शन हैलोजिनेशन कहलाएगा। तो हम पहले तो हैलोजिनेशन को डिफाइन करते हैं, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
called halogenation. बेटा जो halogenation है it occurs only in the sunlight, और sunlight फिर दो तरह से हो सकती है, ये bright sunlight भी हो सकती है यानी बहुत तेज रोशनी, और diffused sunlight भी हो सकती है यानी बहुत कम रोशनी। बेटा दोनों सूरत हाल में रिएक्शन मुख्तलिफ तरह से होता है। अगर हम मीथेन का रिएक्शन करवाएं क्लोराइन गैस के साथ बेटा इन द ब्राइट सनलाइट, और रिएक्शन ऑफ ब्राइट सनलाइट में, तो दिस रिएक्शन विल बी अ एक्सक्लूसिव रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन अकर एट वंस, फौरन ही रिएक्शन हो जाता है, बहुत एक्सक्लूसिव रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है। तो ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में अगर मीथेन का क्लोराइन गैस के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इससे कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होती है, और साथ ही 4 हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के 4 मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और साथ कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। ये बहुत खतरनाक रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम परफॉर्म करें इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट तो ये चेन रिएक्शन की तरह चलता है, और इस रिएक्शन में एक रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करती है। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि इस हाइड्रोकार्बन में मौजूद तमाम की तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए विद द हैलोजन जस्ट लाइक द क्लोराइन। इस रिएक्शन की एग्जांपल हम लेंगे मीथेन गैस का रिएक्शन लेंगे क्लोराइन गैस के साथ। तो बेटा इस रिएक्शन में अगर हम देखें CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो बेटा ये दो क्लोराइन है, एक क्लोराइन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, एक HCl बन जाएगा, और जो एक क्लोराइन है ये क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें से निकल चुका है मेथीन में से, तो एक हाइड्रोजन मेथीन के में से जो निकल चुका है एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 ग्रुप बच जाएगा, उस CH3 ग्रुप के साथ एक क्लोराइन ग्रुप रिएक्ट करेगा टू फॉर्म द CH3Cl। CH3Cl को हम क्लोरोमीथेन कहते हैं, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड का नाम भी इसको दिया जाता है। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है ये अगले रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करेगी विद क्लोराइन गैस, और दोबारा से ये वही ऊपर वाला प्रोसेस दोहराया जाएगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोराइन के साथ रिएक्ट करेगी, HCl का मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन निकली है जिसने रिएक्ट किया Cl के साथ उसको रिप्लेस करेगा क्लोराइन एटम, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH2Cl2। इसको डाइक्लोरोमीथेन का नाम दिया जाता है। डाइक्लोरोमीथेन अगेन रिएक्ट करेगी क्लोराइन गैस के साथ, और क्लोराइन गैस में जो दो एटम मौजूद है उनमें से एक एटम अगेन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ पे CH ग्रुप बच जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्लोराइन के साथ रिएक्ट कर HCl बना देगी, और जो क्लोराइन एक बच जाएगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और ये बन जाएगा CHCl3। CHCl3 को हम ट्राइक्लोरोमीथेन का नाम देते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन को उर्फे आम में हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, विच इज यूज एज एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद बेटा ये जो क्लोरोफॉर्म है ट्राइक्लोरोमीथेन अगेन इट रिएक्ट्स विद द क्लोराइन गैस टू फॉर्म द टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, और साथ ही HCl का मॉलिक्यूल बनेगा, होगा ये कि अगेन हाइड्रोजन जो होगी वो क्लोराइन के साथ रिएक्ट करेगी, HCl बनेगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुई है उसको रिप्लेस करेगा क्लोराइन CCl4 बन जाएगा, 3 थे क्लोराइन यहाँ पे 4 हो जाएंगे, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पर, और इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीनिंग। बेटा ये था हाइड्रोजनेशन। इसके बाद नेक्स्ट
इसकी कंबस्शन थी। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट हुई। अब हमने इसके यूजेस स्टडी करने हैं, यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। जी बेटा, अब हम यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन स्टडी करेंगे, क्योंकि अल्केन फैमिली के जो मेन मेंबर्स हैं वो मीथेन और इथेन है। तो यहाँ पे हम मीथेन और इथेन के यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मीथेन की बात करें। मीथेन यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, यानी घर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है बेटा, क्योंकि जो नेचुरल गैस जो इस्तेमाल होती है, जिसको हम सुई गैस भी आमतौर पर कहते हैं बेटा, इस गैस का 85% जो है वो मीथेन है। तो मीथेन जो है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है घरों में, ईंधन के तौर पर खाना पकाने के लिए और दूसरे पर्पज के लिए। इसके अलावा बेटा सीएनजी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी यही मीथेन को अगर कंप्रेस कर लिया जाए तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कहलाती है। एंड यू नो दैट कि सीएनजी इज यूज्ड एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल, यानी गाड़ियों में ईंधन के तौर पर हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। एंड सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, यानी ये जो मीथेन और इथेन है ये बहुत सारे केमिकल्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, और वो केमिकल्स फर्दर इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स। मिसाल के तौर पर मीथेन एंड इथेन आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स सच एज कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को हम टायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर इंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शू पॉलिश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल अल्कोहल ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जख्मों को। मिथाइल अल्कोहल भी बेटा डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसको सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड जो है ये मेडिसिन फील्ड में मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। अब जरा इन कंपाउंड के हम जस्ट अलग-अलग करके थोड़े यूजेस पढ़ेंगे। जैसे कार्बन ब्लैक, इस ऊपर भी जिक्र आ चुका है कि कार्बन ब्लैक जो है इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म द शू पॉलिश। ब्लैक शू पॉलिश जो होती है उसके बनाने में इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर इंक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो मेन इस्तेमाल है एज अ फिलर है इन द टायर इंडस्ट्री। टायर के अंदर इसको डाला जाता है, उसको उसकी मजबूती के लिए टायर के अंदर इसको ऐड किया जाता है, और टायर का जो ब्लैक कलर होता है वो कार्बन ब्लैक की वजह से ही होता है। इसके बाद हम क्लोरोफॉर्म के यूजेस की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है इट इज़ यूज एज एन सॉल्वेंट फॉर द मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, तो ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेट करने से पहले जो पेशेंट्स होते हैं उनको बेहोश किया जाता है, तो बेहोश करने के लिए उनको केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन केमिकल में हम उन केमिकल्स को एनेस्थीसिया कहते हैं, और क्लोरोफॉर्म भी एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूजेस की बात करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिजॉल्व होते हैं इनटू द कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसके अलावा इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग जो की जाती है वो उसमें सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को। बेटा यहाँ तक ये अल्कीन्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अल्कीन्स का स्टार्ट करेंगे।